A spring have a nature. A spring have nature. A spring have nature to resist. To resist, RESIST, resist any attempt to change its. Any attempt to ATTEMPT, attempt to change its length. Change its length when it is compressed or extended. When it is compressed or extended. ठीक है ना। बात करें फिर से हम लोग, स्प्रिंग हैव अ नेचर टू कंप्रेस, सॉरी रजिस्ट इट्स चेंजेस लाइक अ कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। जैसे अगर इस केस के अंदर में बात करें तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे बोलो एक्सटेंशन हो रहा है। तो स्प्रिंग के पास में एक बिहेवियर क्या होगा कि जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग अपने तरफ एक फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड KX, यानी कि उसी को हम लोग स्प्रिंग फोर्स FSP बोल सकते हैं। तो हमने जब स्प्रिंग को आगे की तरफ खींच रहे थे उस समय स्प्रिंग क्या कर रहा था, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा था। इसका मतलब जिस तरह हम लोग जिधर फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स लगाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अगर मैं इसी को इसी फिगर के अंदर में मैं इसको कंप्रेस करता हूं, मतलब इधर लेके आता हूं स्प्रिंग को, तो बताओ क्या होने वाला है। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो स्प्रिंग किधर की तरफ, अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, बोलो कंप्रेशन हो रहा है। जब भी कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग अब इधर की तरफ, जब हम स्प्रिंग को लेके जाएंगे तो स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आइदर विल बी द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इन द बोथ केसेस स्प्रिंग विल बी अप्लाइड अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आया क्या। तो एक हुक नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किए थे कि एक लॉ दिए थे कि अगर जब स्प्रिंग के अंदर में या तो कंप्रेशन होगा या तो इलॉन्गेशन होगा तो इन केसेस में एक फोर्स डेवलप होता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ KX। क्या होती है उसकी वैल्यू, माइनस ऑफ KX, वेयर K जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट। और X को क्या बोलते हैं, या तो कंप्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब। और या तो इसको क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन बोल सकते हैं। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया। तो स्प्रिंग के अंदर में, और ये जो नेगेटिव जो आया है वैल्यू, नेगेटिव जो वैल्यू आया है, ये नेगेटिव क्या दिखाता है कि रीस्टोरिंग इन नेचर है। कैसा नेचर है ये, रीस्टोरिंग इन नेचर। फटाफट लिख लो, रीस्टोरिंग इन नेचर, या क्या बोलेंगे इसको, अपोजिट डायरेक्शन। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। फटाफट लिख दो। बनाते चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा। क्या हुआ, दे दो उसका टोपी दे दो, तुम परेशान नहीं करो उसको। जल्दी जल्दी करो, इसको लिखो। डेफिनेशन लिखवा दिए थे ना इसका। चले आगे बात करें। हो गया, चलो आ जाओ, कर लो कर लो। बहुत धीरे धीरे लिखते हो, ठीक है।
आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंग के अंदर में, स्प्रिंग के पास में क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। पहले बात तो ये समझ में आ गया। स्प्रिंग के अंदर में जब भी हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटेंशन या इलोंगेशन करते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है कि अपने वापस उसी स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, कोई बता सकता है? ये स्प्रिंग फोर्स जो है एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब इट इज अ वेरिएबल फोर्स। तो लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। 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 और जो शुरू में अगर मान लेते हैं कि स्प्रिंग के अंदर में ना तो कुछ भी हुआ है, अभी तक कुछ भी उस पर फोर्स नहीं लगाया गया है, ना ही इलोंगेशन हुआ है और ना ही कंप्रेशन हुआ है, उस लेंथ को हम नेचुरल लेंथ बोलते हैं। नहीं समझ? अच्छा, मीन पोजीशन क्या होता है? जहाँ पे क्या हो, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। जैसे आपके अंदर में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने इसके ऊपर में एक स्प्रिंग है हमारे पास में, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है हमारे पास में, के, और मैंने एक ब्लॉक को m मास के ब्लॉक है मेरे पास में, मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया। अभी ये नेचुरल लेंथ पे है और कुछ देर के बाद में हमने क्या किया, इसको रिलीज का मतलब छोड़ दिया। तो क्या होने वाला इस स्प्रिंग के अंदर में, कोई बता सकता है क्या? ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, जब इलोंगेट हो जाएगा तो स्प्रिंग के अंदर में अब कितना इलोंगेशन हुआ, तो मान लेंगे कि सर ये पॉइंट x इलोंगेशन हुआ है, और हुआ है कि नहीं हुआ है। तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको क्या बोलोगे तुम, kx। अच्छा, ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ mg लगा रहा होगा कि नहीं। और हमने बोला है कि ये मीन पोजीशन है तेरा, कौन सा पोजीशन है यहाँ पे, मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन बोलो या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो, बात बराबर है कि नहीं है। तो मीन पोजीशन है, इसका मतलब सर kx मस्ट बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, mg बाई में k। तो जब वर्टिकली स्प्रिंग को रखेंगे, जब वर्टिकली स्प्रिंग को रखेंगे तो मीन पोजीशन हमेशा क्या होगा, mg बाई k। नहीं आया समझ में? अरे आया क्या समझ में, जल्दी करो। दिस इज द मीन पोजीशन, फटाफट कर दो। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करें। करो करो, नीचे तक जाएगा, उस ब्लॉक से थोड़ा नीचे जाएगा। गजब, मीन पोजीशन के लिए थोड़ा सा नीचे, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा नीचे जाएगा ना, तभी तो बनेगा। चले आगे बात करें, जल्दी करो फटाफट। अब सोचो, एक लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट क्या होगा, सोचो। तो पहले यही लिख लेते हैं, क्वेश्चन रुक जाओ, पहले यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ के, के का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा कि नहीं होगा। ये ऐसा यूनिट होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूनिट। अच्छा, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तुम लोग बता सकते हो क्या? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 l1 t-2 तो फोर्स का होता है और लेंथ का l होता है, यहाँ से कट गया तो m1 l0 t-2 इज द आंसर। समझ में आया क्या तुम लोग को? जल्दी करो फटाफट, ये भी लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चले क्वेश्चन करें। बस आज स्प्रिंग प्रॉब्लम का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। मतलब जितने भी स्प्रिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे। सुबह वाले क्लास में हम लोग 2 दिन में खत्म किए थे, लेकिन आज 1 दिन में ख़त्म होंगे। और मैं जो बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो चीज़ें होंगे नेक्स्ट से
शायद आपके लिए एडवांटेज है या जो भी है। सर्कुलर मोशन सुबह भी चालू होगा बैच में और शाम वाले बैच में भी सर्कुलर मोशन ही चलेगा। सब समझ में आ रहा है ना? तो समझ गए कि जो आ रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट है। चले आगे बात करें। लिखे अ स्प्रिंग हैव K is equal to 200 Newton per meter. A spring have K is equal to 200 Newton per meter. हो गया क्या? Find the mean position. Find the mean position if 3 kg block is vertically suspended. If 3 kg block is vertically suspended. 3 kg block is vertically suspended. निकालो तो देखते कौन निकालता है तुम्हारा। कितना आ गया? 3/20। वेरी गुड। आप लोग भी कीजिए फटाफट। क्या हो गया? क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया है कि एक स्प्रिंग दिया हुआ है, तो बना देते हैं। स्प्रिंग तो यही हो गया ना बच्चा, और इधर कितना केजी का मास हो गया? 3 केजी का। और इसका के कितना दिया हुआ है बच्चा? 200 न्यूटन मीटर। यही तो दिया हुआ है ना। ऊपर क्या लग रहा होगा सर? kx, और नीचे क्या लग रहा होगा? 30। तो kx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? सीधा 30 लिख देंगे। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30/200। यहाँ से 3/20 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? एकदम सही। सही है सबका? सही है। चले नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इफ एक्सटेंशन इज 2 मीटर। इफ एक्सटेंशन इज 2 मीटर शो इन द फिगर। इफ एक्सटेंशन इज 2 मीटर शो इन द फिगर। के की वैल्यू कितना है? 600 न्यूटन पर मीटर है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा। देखिए पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर हाई लेवल पे आते हैं, आपको पता है। तो पहले धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे चीज़ों को। जल्दी से बता सकते हैं तो बताइए कितना होगा स्प्रिंग फोर्स? बता सकते हैं क्या? सर 2 मीटर का एक्सटेंशन, इधर 2 मीटर गया होगा, यही तो होगा 2 मीटर। सर ऐसे ही तो हुआ होगा, 2 मीटर गया होगा। तो क्या लिखेंगे? FSP बराबर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ KX। अच्छा इसका मॉड ले लेते हैं, डायरेक्शन को तो कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो बोलो कितना हो जाएगा? K की वैल्यू कितना है और एक्सटेंशन कितना है? 2 मीटर। कितने हो गए? 1200 न्यूटन। हो गए कि नहीं हो गए? अरे हो गए ना। जल्दी करो फटाफट। मॉड में लिखने का मतलब जानते हैं, पॉजिटिव लिए हैं, डायरेक्शन को दिखाया नहीं है, ठीक है ना। माइनस डायरेक्शन को दिखाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। चले नेक्स्ट करें नेक्स्ट क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड बाय। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड बाय। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड बाय 0.2 मीटर। डाउनवर्ड बाय 0.2 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर फोटो बना देते हैं। फाइंड द acceleration of the block when it is। find the acceleration of the block when it is released this position। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है जब उसको क्या किया गया, उस पोजीशन के बाद में रिलीज कर दिया गया है। ये है हमारे पास में K इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर। चलो तो अभी कोई नेचुरल पोजीशन या मीन पोजीशन या ऐसा कुछ क्या है? अभी कोई बता सकता है तुम्हारे क्लास में से? अभी कौन सा पोजीशन है?
नेचुरल पोजीशन पे है, वेरी गुड। अब थोड़े देर के बाद में हमने क्या किया कि इसको हमने रिलीज कर दिया। तो सबसे पहले ये स्प्रिंग कहाँ पे जाएगा? पहले जाएगा स्प्रिंग कहाँ पे, कोई बता सकता है? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पहले निकाल लो ना। 50 नीचे लग रहा है, ऊपर x है, तो इससे मीन पोजीशन कितना आ जाएगा? kx इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, 50x की वैल्यू 50/200 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25 मीटर। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मीन पोजीशन, अब क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है कि मीन पोजीशन से, ये नहीं था, अब इससे इसको फिर से कितना ले गया है नीचे? 0.2 मीटर ले गया है नीचे। अरे नहीं समझ में आया क्या? तो अब इससे 0.2 मीटर ले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 0.2, तो सर के एक्स नॉट मीन पोजीशन वाला डिस्टेंस प्लस में एक्स इज इक्वल टू क्या? mg, ऐसी तो लगेगा इसके अंदर में। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? mg के जगह पे कितना kg का है? 5 kg का, तो 5g लग जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये जैसे ही यहाँ पे छोड़ेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, तो इसके पास में कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को? जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस 5g इज इक्वल टू 5 इंटू ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे ना। बोलो, एक्स नॉट प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? के इंटू 0.25 प्लस में 0.2, अरे यही तो लिखेंगे, माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो, के की वैल्यू कितना है? 200। तो 200 मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे? 0.45 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ से कितना आ रहा है तुम लोग को? 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से हमारे पास में 40 इज इक्वल टू 5a, यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में थोड़ा बहुत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, फाइंड द रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस, इसका मतलब x निकालना होता है, ठीक है ना? क्या है कि हमारे पास में रीडिंग क्या हो जाएगा? x, उसका मतलब x निकालना होता है। लिखिएगा फाइंड द रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड द रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस, इस तरह से क्वेश्चन है अपने पास में। फाइंड द रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस, मतलब कि अब स्प्रिंग के साथ में हम लोगों ने किसको लगाना चालू कर दिया है बच्चा? पुल्ली को लगाना चालू कर दिया है। तो स्प्रिंग विथ पुल्ली ब्लॉक सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे है 2 kg का, और इधर है हमारे पास में कितने kg का? 4 kg का, और इसका k दिया हुआ है हमारे पास में 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर। तो जल्दी से इसका बताइए हमारे पास में कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे ही पुली ब्लॉक सिस्टम देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या ख्याल आता है हमारे अंदर में कि पहले टेंशन को क्या कर ले? मार्क कर ले। अरे जैसे ही पुली ब्लॉक सिस्टम देखते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है दिमागों में कि सर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, उसमें हमको टेंशन को मार्क करने आता है। तो बताओ, इसके लिए टेंशन किधर लगेगा? क्या इधर लगेगा? क्या इसके लिए टेंशन यहाँ पे किधर लगेगा? ऊपर। नीचे क्या लगेगा? बोलो जल्दी से, 40, और इधर कितना लगने वाला है? 20। ये समझ में आया है क्या? अब कॉमन सेंस से बोलो, कौन ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब बोलो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में के फोर्स को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं ना। अरे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्स को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसी तरह से इसको बोलो, क्या लिखेंगे? t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। सारे बोलोगे ना तो मजा आएगा। बोलो, 20 इज इक्वल टू 6 इंटू ए की वैल्यू कितना आ गया? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा या टेंशन निकालना पड़ेगा? तो पहले टेंशन निकालते हैं ना। तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू में 10/3 लिखेंगे क्या?
तो टेंशन इज इक्वल टू 20/3 प्लस 20 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो कितना हो जाएगा यहाँ से? 80/3 न्यूटन इज इक्वल टू टेंशन आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचेंगे, अब स्प्रिंग के लिए सोचेंगे कि सर स्प्रिंग के लिए अब क्या हो रहा होगा। देखो स्प्रिंग के लिए क्या हो रहा होगा ये तो बाद में कर लेना, पहले इधर देखो सब। स्प्रिंग के लिए क्या हो रहा होगा, तो सर स्प्रिंग के ऊपर में एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज द के एक्स फोर्स लग रहा होगा। अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? स्प्रिंग तो अपने के एक्स फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, लेकिन वो फोर्स किसके बैलेंस कर रहा होगा? सर इस वाले से पॉइंट से टेंशन लग रहा होगा टी, और इस वाले पॉइंट से भी टेंशन लग रहा होगा सर टी। तो हम कहेंगे सर स्प्रिंग फोर्स जो है, यहाँ लिख रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स नथिंग बट किसके बैलेंस कर रहा है? 2t को बैलेंस कर रहा है। तो k इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में 80/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू में, यानी 2 इंटू 80 मतलब 160/3 इंटू में क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 160/3 इंटू में 200। अरे होगा कि नहीं होगा? x शून्य से x, 10 से इसको काट दो, इसको 8 से काट दो, इसको 4 से काट दो। अरे काटने आता है ना तुम लोगों को? इसको 4 से कर दो कैंसिल आउट, इसको 5 से कर दो, तो यानी कि 4/15 जो है हमारे पास में क्या आया है? यही इसके अंदर में रीडिंग हो जाएगा। जल्दी करो फटाफट। सही से कैंसिल आउट हुआ है ना? जल्दी करो फटाफट। समझ में आया ना ये स्प्रिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है? तो अब पुली ब्लॉक के अंदर में अगर स्प्रिंग लगा देता है तो डरना नहीं है, हमें कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जल्दी जल्दी कर लो। इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर दें या ठीक है चलेगा? दिख रहा तुम लोगों को? करो आराम से, धीरे धीरे करते रहो। चले नेक्स्ट करें, फटाफट बोलो। तुम लोग इतने क्या है, इतने मरे हुए जैसे एकदम बिहेव कर रहे हो? थोड़ा सा भाई जिंदा हो जाओ तुम लोग, जान मर गए क्या इतने पढ़ने के बाद में? चले स्टार्ट करें नेक्स्ट। क्यों नहीं करेंगे? चलिए आइए कुछ और चीजें देखते हैं। छाप ही रहे हैं तो क्या कर लीजिए, कर लीजिए। बॉयज कहेंगे कि हम लोग तो सुन ही नहीं रहा है रोहन। कर लो भाई, अच्छे से कर लो। गणपति बाबा, अब अपना जो है स्लोगन चेंज हो चुका है, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग दे रहे हैं दो दो क्वेश्चन हैं, दोनों को कंपेयर कीजिए और बताइए कि क्या हो रहा है इसके अंदर में। जैसे एक हमारे पास में है, इधर से 5 kg का एक ब्लॉक है, 5
हो गया क्या? डिस्चार्ज होने लगता है। चले आगे बात करें क्या? नेक्स्ट इसके लिए बोलो तो ये किधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा एक्सलरेशन से, तो ये इधर जा रहा होगा। अरे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? दोनों केस के लिए बनाओ ना जल्दी से। इसके लिए बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 50 और ऊपर क्या लिखेंगे सर? के एक्स। इसमें भी टेंशन के एक्स के बराबर ही होने वाला है, तो क्या लिखेंगे? 50 माइनस के एक्स 2 लिख देते हैं इसके लिए, इज इक्वल टू 5a लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसके लिए बोलो क्या लिखेंगे? इधर टेंशन, ऊपर टेंशन t लग रहा होगा, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। तुम देखोगे तो दोनों का टेंशन, ये तो कटने वाला है, तो दोनों का टेंशन जो है, बोले एक्सेलरेशन जो है कितना आया है? सेम ही आया है ना? देखो ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया है ना? तो जब जब इसका x2 निकालोगे तो वो भी सेम ही आने वाला है। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू s2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1:1 आएगा, ध्यान में रखना। और नहीं तो इसमें कर लो, आंसर आ जाएगा 50 माइनस के x2 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं? 5 इंटू ए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एक चीज याद रखना, इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर में कुछ इस तरह से अगर अरेंजमेंट दिखे आपको, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दिखता है कि एक जो है स्प्रिंग जो है दूसरे स्प्रिंग से इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बात यहाँ तक समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। स्प्रिंग के अंदर में अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन दिखे आपको, एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से इस तरह से ऐड हुआ हो, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? K1 लगेगा, तो इधर क्या लगेगा? स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब बोथ आर द नॉट आइडेंटिकल, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब सोच के देखो, अगर मैंने एक फोर्स F फोर्स इधर की तरफ लगाया इस स्प्रिंग के ऊपर में, अगर मान लो इस ब्लॉक के ऊपर में F फोर्स मैंने लगाया, इधर की तरफ खींचा, तो बोलो ये वाला स्प्रिंग अपने अनुसार कितने x1 डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा, सॉरी x2 डिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये वाला स्प्रिंग कितना चलेगा बताओ जल्दी से? अरे इलोंगेशन जो होंगे दोनों स्प्रिंग के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट इलोंगेशन होंगे, लेकिन फोर्स जो लगा रहे हैं दोनों स्प्रिंग के ऊपर में सेम फोर्स एक ही टाइम में कितने सेम फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं दोनों के ऊपर में? तो हम क्या करेंगे कि दो स्प्रिंग को, अब हम दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझेंगे? कि दोनों स्प्रिंग कैसा है? एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब 2 नहीं है, 1 पीस में। जब भी या मोर देन 2 हो या मोर देन 5 हो, तो इनका एक इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? इसका हम इक्विवेलेंट बनाने के, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा स्प्रिंग के ऊपर में इसको बदल देते हैं और यहाँ पे मास m लगा देते हैं, और इधर क्या लिख देंगे हम लोग? k इक्विवेलेंट, और इधर क्या लग रहा है बच्चा? अब फोर्स F लग रहा है। अब सोच के बताओ कि क्या यहाँ पे जब हम फोर्स लिखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस K1 इंटू x1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या कि सेम फोर्स इस दोनों स्प्रिंग पे लग रहे हैं। जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो फोर्स दोनों के ऊपर में क्या लगते हैं? सेम लगते हैं। तो इस वाले को बताओ जल्दी से, क्या लिखेंगे? माइनस K2 इंटू x2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखो x1 और x2 दोनों मिल करके के जो इलोंगेशन हुआ होगा उसको हम लोग क्या मान के चल लेते हैं कि x इलोंगेशन हुआ होगा दोनों मिलकर करके। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे अगर तुमसे बोले स्प्रिंग फोर्स तो क्या लिखेंगे? माइनस K इक्विवेलेंट इंटू x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब बोलो दोनों स्प्रिंग सेम इलोंगेशन हुआ है या डिफरेंट हुआ है? दोनों का डिफरेंट डिफरेंट इलोंगेशन हुआ है। तो हमने जो इनके इक्विवेलेंट बनाने का मतलब समझ में आता है तुमको कि इनके इक्विवेलेंट बनाने का मतलब कि जो बिहेवियर इनके अंदर में शो होने वाला है ना, एग्जैक्ट बिहेवियर इस छोटे वाले इक्विवेलेंट बनाने के अंदर में भी शो होना चाहिए सब चीजें। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है स्प्रिंग के अंदर में वो दोनों मिला करके हुआ है x1 प्लस x2। नहीं आया समझ में? अब बोलो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? के इक्विवेलेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी तरह से अगर तुम बताओ यहाँ पे x1 की वैल्यू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस एफ बाई में k1, और फिर से क्या लिखेंगे? माइनस एफ बाई में k2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितने को दिख रहा है कि माइनस कैंसिल आउट होने वाला है और प्लस हो जाने वाला है? सब तरफ इधर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? उसके बाद में तुमको दिख रहा है ऊपर फोर्स एफ लग रहा है, तो हमारे पास में क्या मिलेगा? के इक्विवेलेंट 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। अरे आया कि नहीं आया समझ में? समझ में आया क्या? अच्छा, ये तो ये दो स्प्रिंग था तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग होगा तो क्या लिखेंगे? n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स होंगे तो क्या लिखेंगे? तो सर 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सर 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस डैश प्लस क्या लिखेंगे? 1 बाई kn लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अगर सारे के सारे, अगर ऑल स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल एंड कनेक्टेड इन द सीरीज, मतलब क्या लिख रहे हैं? ऑल स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। अगर सारे के सारे आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे क्या हो? आइडेंटिकल हो तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगी? तो सीधा लिखते हैं के अपॉन में n द नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग। n क्या है यहाँ पे बच्चा? नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग। कितने आइडेंटिकल स्प्रिंग लगे हुए हैं वो हो जाएंगे। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? अगर ये तो हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इधर समझो। अगर 2 स्प्रिंग्स है, अगर 2 स्प्रिंग्स है, 2 ही स्प्रिंग है, जैसे अभी वाले में कितने स्प्रिंग है? 2 ही है, तो के इक्विवेलेंट हमेशा लिखना क्या? दोनों का मल्टीपल लिख देना और नीचे दोनों को क्या कर देना? सम कर देना। नहीं आया समझ में? आया क्या? अब ऐड कर दो जो भी चीजें ऐड करना है तुम्हें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता था कि ये माइनस माइनस ले या ना ले वो प्लस हो जाने वाला है, इसलिए मॉड ले लिया था। जल्दी जल्दी करो। फटाफट कर दो। हो गया? समझ में आया? ये सारी चीजें ऐड कर लेना उसके अंदर में। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया क्या? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग के ऊपर में सेम टाइप का फोर्स, मतलब सेम फोर्स लगता है F। ठीक है ना? कोई डाउट है? एनी डाउट? देन यू कैन आस्क। देखो, हम जितने बार पढ़ाएंगे ना उतने बार डिफरेंट ही होता है। एग्जैक्ट आइडेंटिकल पाथ फॉलो नहीं हो पाता है, ये बात ध्यान में रखा करो तुम लोग। तो तुम सोचोगे कि सर पहले जो पढ़ाए थे और अभी वाले में पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इधर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में क्या होता है समझो। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में अगर मैं स्प्रिंग को इस तरह से करता हूं, देखना समझना। पहले मैंने बोला एक स्प्रिंग इधर है और दूसरा स्प्रिंग किधर है? इधर है। दोनों को मैंने सेम ब्लॉक से क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अब सोच के तुम में से कितने बच्चे बता सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर में F फोर्स लगाऊंगा तो दोनों स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा?
क्योंकि जब हम इसके ऊपर में F फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग का इलोंगेशन, बोथ स्प्रिंग हैव द सेम इलोंगेशन, बट ये वाला स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो ये फर्स्ट वाला जो स्प्रिंग है ना बच्चा, ये कितना फोर्स लगा रहा होगा सर, तो K1 इंटू एक्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा। सेकेंड वाला स्प्रिंग क्या कर रहा होगा सर, K2 इंटू एक्स लगा रहा होगा। ये भी बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया क्या? तो हम क्या करेंगे सर, इन दोनों स्प्रिंग को एक इक्विवेलेंट मान लेंगे कि ये दोनों स्प्रिंग का क्या इक्विवेलेंट है, एक ही स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा तुम ही सोचो ना, इक्विवेलेंट क्यों निकालते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, कि बहुत सारे अगर हमारे पास में स्प्रिंग हो तो उसको एक स्प्रिंग बना देंगे ताकि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाए सॉल्व करना ना। अगर बहुत सारे स्प्रिंग है तो सब पे अलग अलग काम कर करके सॉल्व करना इजी नहीं है, इसलिए हम के इक्विवेलेंट लिखते हैं उसका, ताकि ये सारे स्प्रिंग का इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा के इक्विवेलेंट लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अब इस के इक्विवेलेंट की वैल्यू जब होगी तो अगर फोर्स एफ ही लग रहा है तो बोलो यहाँ पे के और एक्स इसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा। अब सोच के देखो सर, इस वाले स्प्रिंग के अंदर में सोचो सर, F1 अगर फोर्स लग रहा है तो इस वाले स्प्रिंग पे कितना लग रहा होगा, F2 लग रहा होगा कि नहीं। अब मैं बोलूंगा सर F फोर्स जो है ना वो F1 प्लस F2 दोनों का इक्वल है वैल्यू। नहीं आया समझ में क्या? अब बताओ, क्या कि यहाँ पे लेंथ तो वेरी कर नहीं रहा है, इसका मतलब फोर्स ही जो है दोनों स्प्रिंग पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इलोंगेशन सेम होता है लेकिन बोथ स्प्रिंग हैव अ डिफरेंट फोर्सेस विल बी द अप्लाइड। इसका मतलब F फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 लिखेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा, K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इफ n नंबर ऑफ द, अगर मान लो n नंबर ऑफ द स्प्रिंग्स आर, डिफरेंट स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, अगर n नंबर ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग है तो बोलो K इक्विवेलेंट कितना होने वाला है, सबका ऐड K1 प्लस K2 प्लस डैश 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 कहाँ तक चलेंगे बच्चा, Kn तक। लेकिन अगर आइडेंटिकल है, n क्या है, आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल है तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू में किसी एक के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। जल्दी से करोगे तो आगे की बातें करेंगे। करते रहो, फटाफट करते रहो, सीट में क्वेश्चन है इसके बेसिस पे भी, ठीक है ना। खोजना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा किधर है स्प्रिंग पे। चलो आ जाओ, पहले तो ये कर लो, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। हाँ है ये, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 जो है क्वेश्चन के अंदर में है, क्वेश्चन नंबर 31, 32 भी है, 30 नंबर भी है, 29 भी है, 28 है, 27 है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए आइए इधर देखते हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में ना एक चीज और समझिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में ना बच्चा समझने की कोशिश कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से भी दिया जा सकता है और कभी कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से दिया जाता है। अगर दो स्प्रिंग को इस तरह से जोड़ दिया जाए तो ये भी क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहलाने वाला है, ध्यान में रखिएगा। क्या समझ में आया क्या? अगर इसका K1 है, इसका K2 है तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे इसको भी। अब पूछोगे कैसे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो सोचो ये वाला जब इधर की तरफ mg नीचे लगाएगा तो ये स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ, किधर की तरफ कितना लगाएगा, K1 इंटू एक्स,
और जितना x ये नीचे आया है, ये वाला स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाने वाला, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ ना। स्प्रिंग का बिहेवियर होता है, जब इलोंगेशन होता है तो अपने तरफ खींचता है और कंप्रेशन होता है तो दूसरे, तो यानी कि दोनों के दोनों किधर की तरफ लगा रहा है। तो के इक्विवेलेंट कितना होगा? K1 प्लस K2। नहीं समझ में आया? अच्छा, चाहे ऐसे दे दे आपको, कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर में, ये आपका दे दिया जाए। इस केस में भी कौन सा कॉम्बिनेशन होने वाला है? बोलो, इस केस में भी कौन सा कॉम्बिनेशन होने वाला है? कॉम्बिनेशन जो होंगे वो कौन सा होंगे? देखो ना, तुम लोग कैसे सीरीज बोल देते हो। देखो तो, अगर मान लो इसको इधर लेके आएंगे, अरे इसको इधर लेके आएंगे तो ये वाला स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ, और ये वाला स्प्रिंग भी इधर की तरफ ही तो खींचेगा। तो दोनों स्प्रिंग इधर हो गए ना। नहीं समझ में आया? अरे जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? आगे की तरफ। और इसको उसी समय में ये इलोंगेट हो रहा होगा तो इस समय किधर लगेगा? इधर की तरफ ही लगेगा ना। तो ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलग अलग तरीके से भी दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर में। अक्सर आपके एग्जाम के अंदर में ये नहीं आएगा, इसी तरह से आएगा। ये भी ऐड कर लीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के ही जगह पे। जल्दी से कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ये सब और अच्छे से थोड़ा सा टाइपिंग कर करके आते तो और अच्छा लगता आप लोगों को, क्या कि ठीक है। आप लोग कितने साल लगाएंगे लिखने में इसको? आज हो जाएगा क्या आप लोगों का? अगर हो जाए तो बताइएगा मुझे। नहीं आया? आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट करें कि अभी रहने दो यहीं पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कटिंग ऑफ द स्प्रिंग की बात करते हैं। देखिए, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग की जब भी बात करेंगे तो पहले तो हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड, वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आता है। हर स्प्रिंग का जो होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं? लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होते हैं। ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपको? कि किसी भी स्प्रिंग के अंदर में कटिंग करने से पहले, कट करने से पहले, अगर मान लो स्प्रिंग का लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इसका? K है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। जब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू एल जो होता है कांस्टेंट होता है। अब मान लो कि स्प्रिंग को हमने कट कर दिया टू पार्ट्स में, तो K1 इंटू L1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K2 इंटू L2। मतलब क्या हुआ समझो, अगर मेरे पास में एक स्प्रिंग है ये, और इसका K इक्विवेलेंट मतलब K है, और इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? इसको टू पार्ट्स में। तो अब इधर वाले पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? और इधर वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होने वाला है? कुछ और होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? K1 और इसका लेंथ मान लो कितना हो जाएगा? L1, और इधर वाला का कितना हो जाएगा? K2, और इधर क्या हो जाएगा? L2। अरे होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे सर? K1 इंटू L1 मस्ट बी इज इक्वल टू K इंटू L, क्या कि ये कांस्टेंट के बराबर होते हैं ना। और यहां से भी क्या लिखेंगे सर? K2 इंटू L मस्ट बी इज इक्वल टू K इंटू L लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? L2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? L2। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो K1 बराबर K1 L1 बराबर K2 L2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब स्प्रिंग का कांस्टेंट इनटू में लेंथ जो होता है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है।
क्या याद रखना है? स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। कुछ नहीं सुनना है, तुम पढ़ाते रहो, हम अपने मगन में रहेंगे। सर हमारा कान खुला हुआ है, दिमाग नहीं, कान से आते रहते हैं आवाजें। चलें आगे बात करें क्या इसके अंदर में। इसका मतलब लेंथ घटेगा तो क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और लेंथ बढ़ेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट घटेगा। चलिए आइए इसी बेस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं समझाने के लिए। लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में एक स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K, और इसका लेंथ कितना है बच्चा? L। और इसको हम लोगों ने क्या किया है? कट इनटू क्या बोलेंगे? बोलिए ना, टू इक्वल पार्ट्स। देन व्हाट इज द पार्ट्स? देन व्हाट इज द, क्या लिखेंगे? व्हाट इज द, बोलो ना, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। हमारे से क्या पूछा है? व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमसे ऐसा पूछता है कि टू इक्वल पार्ट्स में इसको अगर हमने कट कर दिया है तो हमारे पास में क्या होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर टू इक्वल पार्ट्स में कट किया, इसका मतलब इसका लेंथ कितना होने वाला है? L/2, और इसकी वैल्यू कितना मान लें? K1। दूसरे वाले का भी कितना होने वाला है सर? यहाँ पे तो लेंथ दोनों का सेम ही होने वाला है, और इसका क्या मान लें? K2। इसके लिए लगाओ तो क्या लिखाऊंगा सर? K1 इंटू, बोलो जल्दी से, K1 इंटू L/2 इज इक्वल टू K इंटू L लिखेंगे कि नहीं? L से L कट गया तो बोलो K1 की वैल्यू कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ K आ गया कि नहीं आ गया? K2 इंटू L/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K इंटू L लिखेंगे कि नहीं? यहां से भी K2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2K आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे फास्ट करो थोड़ा सा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्या हुआ? छुट्टी का नाम मत ले लेना, 7 बजे से पहले अगर ले लिए तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। कोई भी बच्चा 7 o'clock से पहले कोई उपाय नहीं है छुट्टी का। अरे हो गया क्या? अभी तो क्वेश्चन बचा हुआ है ना कटिंग ऑफ द स्प्रिंग पे। इसके बाद में लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग है अभी। सर क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट लिखो। अब तुम इतना धीरे धीरे लिखते हो। लिखो एक स्प्रिंग है हमारे पास में, इस तरह से स्प्रिंग है और उसका लेंथ जो है L है, ठीक है ना? और शुरू में इसका कितना है? इतना। और इट्स कट इनटू, लिख लेना, इट cuts into 1:3 लिख दो क्या? कट्स इंटू इसका लेंथ ले लेते हैं 1/L/3, कट्स इंटू, ये हो गया L/3 पे कट मार दिया गया है छोटा। कितने पे कट मार दिया गया है? L/3 पे। चलो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर देते हैं। हाँ टोटल L है और L/3 पे कट्स मार दिया गया है। टोटल L है और L/3 पे, ऐसे ही बस सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है। कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स भी कर सकते थे, लेकिन चलो 2 ही पार्ट्स में भी कट कर दिए हैं। बोलो तो क्या कहेंगे? सर एक पार्ट कितना हो गया हमारे पास में? बोलो ना सर L/3। तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा बता सकता है कोई बच्चा तुम्हारे क्लास में से? सर 2L/3 हो जाएगा ना। सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? इसका बोलो क्या लिखेंगे सर? K1, इसका हो जाएगा K1 और इसका क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो K1 L/3 इज इक्वल टू K इंटू L लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? K1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3K आ जाएगा कि नहीं? यहाँ से
अच्छा, इस वाले पार्ट के लिए क्या लिखेंगे सर? K2 इंटू 12/3 इज इक्वल टू K इंटू L लिखेंगे कि नहीं? यहाँ से हमारे पास K2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3K/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम लोग ऐसे क्या हम लोग ऐसे कितने भी पार्ट्स में कट कर दे, हर पार्ट्स के लिए क्या हम लोग वही K इक्वलेंट K1 इंटू L1 इज इक्वल टू K इंटू L लगा करके सॉल्व कर लेंगे ना। तो अभी हम जो क्वेश्चन दे रहे थे वो 3 इक्वल पार्ट्स पे देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर सोचे कि चलो अभी 2 पार्ट्स पे कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालिए लेजीनेस ऑफ अ स्प्रिंग। लेजीनेस ऑफ अ स्प्रिंग। देखो क्या होता है कि लेजीनेस ऑफ द स्प्रिंग का मतलब सिंपल सा है कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को या तो इलोंगेट करते हैं या तो कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग के अंदर में कुछ देर तक उसका बिहेवियर वही शो करता है, कुछ टाइमों के लिए, कुछ सेकेंडों के लिए। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? लेजीनेस बोला जाता है। मतलब एक बार अगर स्प्रिंग के अंदर में मान लो कि 50 न्यूटन का मान लो कि क्या हो गया, इलोंगेशन प्रोड्यूस हो गया 50 न्यूटन पे, तो थोड़ा देर के लिए उसके अंदर में 50 न्यूटन का ही बिहेवियर रह जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? दिस इज कॉल्ड द लेजीनेस ऑफ द स्प्रिंग। बात समझ में आ रहा तो बोलो। तो लिखो, ए स्प्रिंग इज अ स्ट्रेच। ए स्प्रिंग इज ए स्प्रिंग इज ए स्प्रिंग इज अ स्ट्रेच्ड या स्ट्रेच STRECH स्ट्रेच position, then stretch position, then stretch position, then it absorb under equilibrium. Absorb under equilibrium, and this is taken some time, and this is taken some time, and this is taken some time to again achieve its mean position. Some time to again achieve its mean position. Due to this, the tension in a spring, due to this, the tension in a spring does not change. Due to this, tension in a string does not change instantaneously. Does not change instantaneously when change are made to system. When change are made to system, मतलब सिंपल मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में हो सकता है इधर उधर। चेंज आर मेड टू सिस्टम, हिंदी में समझा देता हूँ ना। किसी भी स्प्रिंग को अगर उसके अंदर में कोई चेंजेज आ गया, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला गया किसी तरीके से, उसके बाद में एकाबैग कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो एकाबैग अपने अंदर में चेंजेस नहीं करता है, कुछ टाइम लेता है अपने आप को चेंज करने में। इसी को हम लोग बोलते हैं लेजीनेस। नहीं समझ में आया? जैसे कि एकाबैग, सपोज कर लो कि तुम कहीं जा रहे हो, कुछ हो रहा है, एकाबैग जैसे आपको पढ़ाया था रिएक्शन टाइम। एक होता है ना, हर इंसान का रिएक्शन टाइम होता है कि किसी चीज़ को देखा और जल्दी से कोई रिएक्ट कर लेता है। कोई का रिएक्शन टाइम क्या होता है, बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ही चीज़ को समझेगा, 4 बार समझेगा, 5 बार समझेगा, उसके बाद में उस पर रिएक्शन आएगा कि हाँ ये हमको समझ में आया। तो रिएक्शन टाइम उसी तरह से स्प्रिंग का भी एक रिएक्शन टाइम होता है। ये समझ के चल लो कि एक बार स्प्रिंग अगर इलोंगेट हो गया या एक बार स्प्रिंग क्या हो गया कि स्प्रिंग के इक्विलिब्रियम पे चला गया, तो स्प्रिंग के अंदर में जितना फोर्स डेवलप्ड हुआ था वो कुछ टाइमों के लिए कंजर्व हो जाता है, वो डेवलप ही रहता है और बाद में वो खत्म होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजीनेस बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को और इसके बाद में छुट्टी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एक स्प्रिंग है, सपोज कर लो, और इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से, और स्प्रिंग ऊपर से स्प्रिंग लगा हुआ है इस m मास के ऑब्जेक्ट पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज करो 2 kg का, एक और ले लेते हैं ब्लॉक, एक ही में खत्म करते हैं क्वेश्चन।
और एक मेरे पास में क्या है 1 kg का है, ठीक है ना। अब सोचना है शुरू में, अब अभी हम इसको कट नहीं किए, अभी क्या किए, किसी चीज को कट नहीं किए, सिंपल है। तो बोलो अब क्या होगा अभी, सर यहाँ क्या लगने वाला है, 10 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, क्यों, क्योंकि 1 kg का कितना लगेगा 1g का मतलब नीचे कितना लगेगा 10। अब इसके अंदर में भी इक्विलिब्रियम पे है, अभी कहीं नहीं कुछ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा टेंशन। तो इधर भी क्या लगने वाला है, इधर से टेंशन, अच्छा टेंशन, और इसका कितना लगने वाला है बोलो जल्दी से 20। तो अब सोच के देखोगे तो इस स्प्रिंग के ऊपर में, यहीं पे कर देता हूं, इस स्प्रिंग के ऊपर में तुम क्या देखोगे कि 20 और प्लस में एक टेंशन लग रहा है, और स्प्रिंग उसको बैलेंस कर करके किस में चल रहा है, kx, और वो kx जो है कितने न्यूटन का फोर्स को बैलेंस कर रहा है, वो 30 न्यूटन का। नहीं आया, अरे 20 प्लस में 30। अब क्या करते हैं, कुछ देर के बाद में इस स्प्रिंग को क्या कर दिए हम लोगों ने, कि स्प्रिंग को नहीं कट करते हैं, अभी हम लोग किसको कट कर देते हैं, नीचे से कट करने वाले, अरे यार नीचे से कट करने वाले हैं किसको, इस स्ट्रिंग को, मतलब कि स्प्रिंग को नहीं कट किए हैं, किसको कट कर दिए हैं, स्ट्रिंग को। अब सोचो जैसे ही तुम नीचे से कट करने वाले हो तो नीचे वाला ब्लॉक खत्म, जैसे ही नीचे वाला ब्लॉक नीचे गिरेगा तो स्प्रिंग कुछ ना कुछ ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा, तो पूछेगा कितने से ऊपर भाग सकता है। तो हमने क्या बोला कि जैसे ही इसको कट कर करके नीचे गिरा देंगे सर, तो स्प्रिंग के ऊपर में पहले ही से इक्विलिब्रियम के टाइम में कितना न्यूटन का फोर्स लगा हुआ था वो चेंज नहीं होगा एका बैग। इसका मतलब ऊपर अभी भी कितना लग रहा होगा 30 न्यूटन, नीचे वाले काट के हटा दिए तो नीचे कितना लग रहा होगा 20 न्यूटन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। तो कितने न्यूटन से ऊपर खींचा जाएगा, ये 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो यहां से 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 2a, तो यहां से कितना आ गया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द लेजीनेस ऑफ द स्प्रिंग। मतलब क्या हुआ कि अगर स्प्रिंग के अंदर में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया और कुछ स्टोर कर लिया उसने इनर मतलब कि फोर्स को, तो वो फोर्स कंजर्व रहेगा थोड़े देर के लिए, कुछ टाइमों के लिए। जल्दी समझो, समझ में आया तो बोलो यस। अगर ये आ गया है तो एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर में, और बाकी जो है चीजें नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखा जाएगा। 5 kg का है और इसके बीच में एक टेंशन लगा देते हैं 2 kg का, तो कहता है कि अगर इसको कट कर देंगे तो कितना एक्सेलरेशन से 5 kg ऊपर जाएगा। पहले समझ में आया ये टॉपिक तुम लोगों को, सच सच बताओ, चश्मे को नहीं आया है, नहीं आया है तो अगला करो जल्दी से। कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड इसमें, ठीक है। और नीचे वाला तो, अच्छा नीचे वाला जो कटा हुआ पार्ट्स जो है वो कितने से गिरेगा, कोई बता सकता है इसके अंदर में। अगर नीचे वाला कटा हुआ पार्ट, तो सर नीचे वाला कटा हुआ पार्ट में तो टेंशन 0 हो गया कट करते ही, अरे टेंशन तो 0, अरे यार नीचे वाला कटा हुआ पार्ट कितने से चल रहा होगा, 10 न्यूटन से नीचे जा रहा होगा ना, तो 10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 इंटू ए, तो नीचे वाला पार्ट्स जो है वो कितने से जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। ये 1 kg वाले का है एक्सेलरेशन। ये भी पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन। ये कितने kg वाले के लिए था 1 kg। जल्दी करो इसके बाद छुट्टी हो जाएगा। ऊपर वाले का 5 kg वाले का, और 2 kg वाले का, 2 kg वाले के लिए क्या करेंगे, नीचे 20 न्यूटन इज इक्वल टू 2a यानी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी देख रहे हैं, वाह वाह। चलिए पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन कर लेते हैं, अपने समझ में आ जाएगा। चलिए इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर में बोलिए नीचे कितना लग रहा होगा 20 न्यूटन। टेंशन कितना डेवलप हुआ होगा इसके अंदर में, टेंशन कितना सर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो T, और T ही किसके बराबर है 20 न्यूटन के बराबर है कि नहीं है। अब बोलो इसके अंदर में बोलो नीचे की तरफ टेंशन कितना लग रहा होगा सर T, और इसका खुद का कितना लग रहा होगा 50। तो हम क्या बोलेंगे सर T, अच्छा T प्लस में 50, ये दोनों मिल करके क्या लगा रहा होगा kx लगा रहा होगा कि नहीं। तो सर 20 प्लस में 50 मिल कर करके 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अरे नहीं कहेंगे क्या,
और जैसे ही हमने कट किया था, जैसे ही कट किया तो एक फोटो बना लो ना कट के लिए भी अलग से, तब अपने समझ में आ जाएगा। जैसे ही तुमने कट किया तो ऊपर तो बैलेंस कर रखा है इन्होंने 70 न्यूटन का, और नीचे कितना लग रहा है 50 न्यूटन। तो 70 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? अब सोच के देखो कि सर अब 2 kg वाला का क्या होगा कहानी। जब 2 kg वाले को कट कर देंगे तो ऊपर टेंशन तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया? अरे स्ट्रिंग ही कट कर दी है तो क्या हो जाएगा टेंशन जीरो। इसका मतलब कौन से मास से ये नीचे गिरेगा 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 kg का एक्सेलरेशन लिख दे क्या यहाँ पे? अरे चाहे ए डैश लिख देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये तो 10 मीटर, मतलब कितना भी मास रहे उसके मास से ही मल्टीप्लाई होने वाला है। इसलिए ये समझ में आया कटिंग ऑफ द स्प्रिंग। अभी तो कटिंग ऑफ द स्प्रिंग में हम लोग नीचे वाले स्प्रिंग को कट रहे हैं। कभी कभी स्प्रिंग क्या होंगे ऊपर लगे होंगे कट देंगे, कभी कभी क्या होंगे 2 स्प्रिंग लगे होंगे दोनों में से एक स्प्रिंग कट कर देंगे तो क्या होगा स्ट्रिंग कट कर रहे हैं। कुछ देर के बाद में स्प्रिंग भी कट किया जा सकता है, लेकिन आज इसका इम्पॉसिबल है, इसलिए आज हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। समझ में आया क्या कुछ? ठीक है क्या? तो छोड़ दिया जाए यहीं पे कि कुछ करना है बताइएगा तो आगे तक पढ़ा देंगे 7:30 बजे तक, हमें कोई दिक्कत। छोड़ दिया जाए।